नमस्कार मित्रों। तो आप हमारे इस वीडियो के द्वारा डॉक्टर राधे श्याम शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक अदरक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर राधे श्याम शर्मा पूर्व प्राचार्य छत्तीसगढ़ सरकार, जो कि एक साहित्यकार और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो उनसे ही उनका परिचय जानेंगे। नमस्कार। मैं डॉक्टर राधेश्याम, ग्राम कृष्णापुर, पोस्ट रसूलाबाद, जिला अयोध्या का मूल निवासी हूँ और मैंने छत्तीसगढ़ में 41 वर्ष तक अध्यापन कार्य में रत रहते हुए प्रशासनिक दायित्वों को निभाने का कार्य किया है और वर्तमान में सेवानिवृत्त होने के उपरांत अपने देवखाली स्थित और गांव स्थित मकान में अपना कालक्षेप कर रहा हूँ और मेरी कलम भी जितना भी संभव होता है कुछ न कुछ विषयों पर जरूर चलती रहती है और उसी का नतीजा है कि अदरक विपणनाकृति, सरयू शतक, पंच प्रवाह, ये 4 कृतियां विशेष रूप से प्रकाशित हुई हैं। इसके पहले भी कुछ सामग्री का प्रकाशन हुआ था। काव्यालंकार की दृष्टि से छंदोलंकार प्रभा का प्रकाशन बहुत पहले हुआ था। रिमझिम का भी प्रकाशन मेरे द्वारा किया गया था, लेकिन वो सब एक तरह से कालकौलित सामग्री के अंतर्गत हो गई हैं। लेकिन वर्तमान में ये 4 कृतियां प्रकाशित हैं और 5वीं कृति कथामयम, जिसमें मेरी कहानियों और मेरे संस्मरणों का संग्रह प्रकाशित होने की ओर तैयारी में है और निकट भविष्य में लोगों के समक्ष, पाठकों के समक्ष कथामयम अपने पूरे वैशिष्ट्य के साथ प्रकाशित होगा। तो डॉक्टर साहब, आप पहले अपने अदरक कृत के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। समय समय पर मेरे द्वारा समाज, राजनीति और दूसरे भी क्षेत्रों में जो विकृतियां, जो न्यूनताएं, जो दोष नजरों से होकर गुजरे थे, उनको मैंने व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया था। उस सारी सामग्री को एक कलेवर का रूप देते हुए मैंने इस अदरक कृति में समाहित किया है और यह मेरी अदरक कृत व्यंग्यात्मक व्यंग्य साहित्य की एक प्रमुख रचना द्योतित होगी, जिसमें एक तरह से व्यंग्य और हास्य व्यंग्य दोनों की ही मिश्रित सामग्री समाहित है। तो डॉक्टर साहब, आपकी अदरक कृति किस विधा के अंतर्गत आती है? निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा है, अदरक कृति व्यंग्य साहित्य के अंतर्गत समाहित किए जाने योग्य है और यह व्यंग्य सृजन का एक उदाहरण है। तो आपके इस कृत का नामकरण अदरक क्यों रखा गया, इसके बारे में आप कुछ बताइए। चूंकि अदरक एक ऐसी सामग्री है खाद्य पदार्थ की जो स्वाद में कड़वी तो जरूर होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जिनको स्वस्थ रहना है उनके लिए अदरक एक तरह से औषधि के रूप में काम करती है और हमारे भोजन में सभी प्रकार जो साग सब्जी और दाल आदि है, उसमें अगर अदरक
की प्रस्तुति हो जाती है तो वो अधिक गुणवर्धक हो जाती है और हमारे जीवन को स्वस्थ बनाती है। ठीक इसी तरह से ये कृति भी लोगों को उनकी गलतियों, उनके दोषों, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो या और भी दूसरे क्षेत्रों से, न्याय क्षेत्र से संबंधित हो, सभी पर चूंकि इस कृति में व्यंग्य और हास्य व्यंग्य दोनों सामग्री प्रस्तुत की गई है और यह एक साथ जिनको पात्रता है मीठी दवा के सेवन से रोग मुक्त होने की, उनके लिए इसमें हास्य व्यंग्य है और जिनको सीधे सीधे कड़वी दवा दे करके पूर्ण स्वस्थ करना अत्यधिक जरूरी है, उनके लिए व्यंग्य के रूप में इसमें सामग्री पिरोई गई है। इसीलिए अदरक के लक्षण से संपन्न होने के नाते ही इस कृति का नाम अदरक रखा गया है। व्यंग्य साहित्य का प्रारंभ आप कहाँ से समझते हैं? वैसे तो हमारे देश में साहित्य का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से ही माना जाता है और यदि हम आलोडन विलोडन वैदिक साहित्य में भी करेंगे तो हमें व्यंग्य की अभिसूचना वैदिक साहित्य में भी घुली मिली मिलेगी। फिर भी मैं मूल रूप से जब दृश्य काव्यों का प्रारंभ हुआ उस समय से व्यंग्य विधा को विशेष रूप से प्रस्तुत मानता हूँ। वैसे वाल्मीकि रामायण में और महाभारत में भी व्यंग्य की सामग्री के दर्शन होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से साहित्य की विधा के रूप में नहीं है। आगे चल करके हमारे दृश्य काव्यों में जो 10 रूपक हैं उनमें भाण और प्रहसन ये 2 विधाएं दृश्य काव्य की वस्तुतः व्यंग्य और हास्य व्यंग्य के अंतर्गत ही प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री है। फिर भी श्रेष्ठ नाटकों में भी, चाहे वो कालिदास के नाटक हो, भवभूत के नाटक हो या भट्टी महाकवि भट्टी के नाटक हो, इन सबके नाटकों में भी हम विदूषक के रूप में व्यंग्य और हास्य व्यंग्य का प्रस्तुतिकरण होता उस पात्र के माध्यम से सर्वत्र पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, व्यंग्य शिल्प साहित्य की अन्य विधाओं से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। यद्यपि व्यंग्य साहित्य पहले तो हमारे जो कुछ भी, चाहे वो संस्कृत साहित्य रहा हो चाहे हिंदी साहित्य रहा हो, उसमें एक शैली के रूप में उसी के अंतर्गत प्रस्तुत होता था। स्वतंत्र विधा के रूप में व्यंग्य साहित्य को हिंदी साहित्य में प्रारंभ करने का श्रेय हरिशंकर परसाई और शरद जोशी को विशेष रूप से जाता है। उसके बाद तो बहुत सारे व्यंग्य लेखकों की परंपरा शुरू होती है और निरंतर आज पर्यंत तक व्यंग्य साहित्य का स्वतंत्र सृजन हो रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि में व्यंग्य साहित्य एक स्वतंत्र विधा इसलिए है कि व्यंग्य साहित्य का अपना एक स्वतंत्र शिल्प है। वो स्वतंत्र शिल्प वस्तुतः इस रूप में कि सबसे पहले व्यंग्य साहित्य को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक गद्य परक व्यंग्य, दूसरा पद्य परक व्यंग्य, और हास्य को इसी के अंतर्गत सम्मिलित भी करते हैं। इसके बाद गद्य परक व्यंग्य में निबंधात्मक व्यंग्य और कथात्मक व्यंग्य ये 2 प्रकार हो जाते हैं, और पद्य परक व्यंग्य में घटना प्रधान व्यंग्य और प्रासंगिक व्यंग्य ये 2 प्रकार हो जाते हैं। इस तरह से व्यंग्य एक स्वतंत्र विधा के रूप में आज स्थापित हो चुकी है।
हास्य व्यंग और व्यंग में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? हास्य व्यंग और व्यंग, व्यंग को एक तरह से हम सामाजिक बीमारियों की, जैसे हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है तो किन्हीं किन्हीं को डॉक्टर कड़वी दवा देते हैं और छोटे बच्चों को वो मीठी दवा देते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य उन्हें स्वस्थ करना होता है। ठीक इसी तरह से हमारे समाज में जो बीमारी उत्पन्न होती है, चाहे वो राज व्यवस्था में हो, चाहे समाज व्यवस्था में हो या वैयक्तिक जीवन में हो, उसमें जो मीठी दवा के रूप में इसकी चिकित्सा करने का काम, उन बीमारियों की चिकित्सा करने का काम करती है, उसको हम करता है साहित्य, उसको हम हास्य व्यंग्य कहते हैं। और जो कड़वी दवा के रूप में समाज और राज व्यवस्था को स्वस्थ करने का काम करती है विधा, उसको हम स्वस्थ या पूर्ण रूप से व्यवस्थित व्यंग्य साहित्य के रूप में कह सकते हैं। तो व्यंग्य और हास्य व्यंग्य में यही मुख्य अंतर है। व्यंग अन्य विधाओं से अधिक प्रभावित क्यों है? जो बात सीधे अभिधामूलक रूप में कही जाती है वो उतनी प्रभावकारी नहीं होती जितनी कि लक्षणा और व्यंजना में कही जाने वाली बात है। ठीक इसी तरह से व्यंग्य जब कोई बात सीधे किसी के भीतर नहीं उतरती, उसमें रूपांतरण नहीं होता, तो उसको अगर व्यंग में कोई बात कह दी जाती है तो वो उसी तरह से क्रिया ऐसी बात करती है। जैसे कबीरदास जी ने लिखा है ना कि श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तो व्यंग में कही हुई बात सीधे श्रोता के या पात्र के भीतर उतरती है और उसका शोधन करने का कार्य करती है। व्यंग शिल्प का स्वरूप क्या है? व्यंग शिल्प का जो स्वरूप है वो वस्तुतः इसके पूर्व भी मैंने विवेचन में कहा है, इसको हम व्यंग की स्वतंत्र विधा के रूप में देख सकते हैं। और ये स्वतंत्र विधा वस्तुतः गद्यपरक और पद्यपरक व्यंग के अंतर्गत गद्यपरक के अंतर्गत कथात्मक व्यंग और निबंधात्मक व्यंग, पद्यपरक के अंतर्गत घटना प्रधान व्यंग और प्रासंगिक व्यंग, इस रूप में हम इसको अलग अलग से अध्ययन का विषय बना सकते हैं। और इसका जो स्वरूप है वो वास्तव में प्राचीनतम होते हुए भी आज अधिक प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में जितना अधिक समाज में दूषण और जितना अधिक राज व्यवस्था में विकृतियां प्रस्तुत होती जाएंगी, व्यंग्य उतना ही तीखा होता जाता है। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि तमाम व्यंग्यकार नेताओं पर अधिक व्यंग्य या जिसको फबती कहते हैं, कसने का कार्य करते हैं, वो वास्तव में व्यंग्य विधा के अंतर्गत ही रखने योग्य है। अदरक को व्यंग शिल्प की दृष्टि से आप किसके अंतर्गत रखना चाहेंगे? अदरक में दो प्रकार के व्यंग शिल्प का प्रयोग हुआ है। इसमें पद्य प्रधान व्यंग्य भी है और गद्य प्रधान व्यंग्य भी है। तो गद्य प्रधान व्यंग्य में तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इसमें गद्य प्रधान व्यंग्य में सिर्फ उक्त वैचित्र्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रवाह मूलक प्रस्तुति इसमें शुद्ध व्यंग्य के रूप में है, और बाद में जो दुमदार दोहे के रूप में व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है वो वास्तव में पद्य परक व्यंग्य के अंतर्गत रखे जाने योग्य है, जिसमें सभी क्षेत्रों में जो भी विकृति समाज में
देखने को मिलती है, उस पर तीखा व्यंग्य किया गया है और वो हास्य प्रधान भी है। व्यंग्य साहित्य का महत्व संक्षेप में बताइए। वस्तुतः जितना अधिक प्रभावकारी लोगों के लिए व्यंग्य होता है, हास्य व्यंग्य होता है, उतना प्रभावकारी साहित्य की दूसरी विधा नहीं होती। उसका कारण है क्योंकि जब व्यंग्य किसी के द्वारा किसी के प्रति प्रस्तुत किया जाता है तो वो उसको तिलमिला करके अपने दोषों को, अपनी कमियों को दूर करने के लिए त्वरित रूप से प्रेरित करता है। आप सब देखे होंगे श्री रामचरितमानस में परशुराम लक्ष्मण संवाद, अंगद रावण संवाद, हनुमान रावण संवाद, इन सब में व्यंग्य ने बहुत अधिक प्रभावी रूप में कार्य किया है। तो आज भी समाज को अगर स्वस्थ रखना है, राज व्यवस्था को स्वस्थ रखना है, तो व्यंग्य सबसे अच्छी विधि हो सकता है और व्यंग्य के माध्यम से हम सामाजिक परिष्कार, राजनीतिक परिष्कार का काम अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपकी अदरक रचना से हम एक व्यंग्य आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप एक व्यंग्य हमारे दर्शकों के लिए जरूर सुनाएं। आप सब छोटे छोटे दो एक व्यंग्य जरूर सुने, मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। चुनावी मौसम, नेताजी का चल रहा भाषण, लच्छेदार डायलॉग, मसालेदार आश्वासन, बोली जनता माई, कब होगा जलसा, कब मिलेगा स्वाद। नेताजी बोले, ओ मदर, अभी से धैर्य मत खो इस कदर, ये मैं एस्टीमेट सुना रहा हूं, जलसे की डेट बताने फिर आऊंगा 5 साल बाद, फिर आऊंगा 5 साल बाद, फिर आऊंगा 5 साल बाद। इसी तरह से हमारी संवेदनहीनता पर एक व्यंग्य। एक दिन मनुष्य के बच्चे पर एक सुअर का बच्चा बिफर पड़ा। अबे सुन, अपना सिर धुन, तुझसे मैं हूं बहुत बड़ा। मान न मान, बात है चश्मदीद, तुझसे तो महंगी है मेरी लीद। तू बिकता है तो मिलते हैं ₹20, उसमें भी 420। सुन ले मेरी कीमत, आगे फिर ऐंठना मत। लिखा जाता है मिलता है 500 रुपया नगद और साथ में लिखा जाता है सनद। सच्चाई जानना हो तो किसी को भेज दो उड़ीसा, अथवा बनवा लो अफ्रीका का वीजा, सब कुछ पता चल जाएगा। कितने गए गुजरे हो, इसका एहसास तुम्हें हो जाएगा, इसका एहसास तुम्हें हो जाएगा, इसका एहसास तुम्हें हो जाएगा, इसका एहसास। धन्यवाद। इस तरह आपने डॉक्टर राधेश्याम शर्मा द्वारा उनकी कृति अदरक के बारे में सुना, जो कि एक महान साहित्यकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे बात होती रहेगी। सभी मित्रों को धन्यवाद।